तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, सो ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, सेकंड लास्ट सॉरी। सो डिपार्टमेंट क्या है पहले ये समझना है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है पर्टिकुलर टाइम पे। सो उन एक्टिविटीज को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दियर नेचर। सो नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको परचेज, सेल्स, फाइनेंस, एचआर एक्टिविटीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन एक्टिविटीज को हम डिवाइड करते हैं फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी फंक्शनिंग के लिए, टू सपोर्ट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तो ये तरीका है एक्टिविटीज को कैटेगराइज करने का, और जिस कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं उसको सेक्शन बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, या डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू classify the or define a particular department in a organization. सेकंड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है। जैसे अमूल है, इन्होंने अमूल का एग्जांपल लिया है। सो अमूल मिल्क भी सेल करता है, घी भी सेल करता है, दही भी सेल करता है, और बटर भी सेल करता है। So based on the product, we can classify the operation of the organization into a different category. So उसकी different categories में उसके product के basis पर classify कर सकते हैं। अब जो different categories में हमने classify किया है उसको हम section और department दोनों को बोल सकते हैं। So उनका functioning को evaluate करने के लिए, how the different departments or the section of the organizations are working in our organization, उसको जज करने के लिए, मेजर करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। सो ये पॉसिबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बट ये भी पॉसिबल है कि उसके जो डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट पार्ट है, उसमें एक पार्ट less importance है for the organization, it means they are not generating much profit for the organization, और दूसरा पार्ट हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। सो टू आइडेंटिफाई द गैप और टू आइडेंटिफाई विच डिपार्टमेंट इज मोर इफेक्टिव और इफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का यूज करते हैं। So departmental accounting is a process to evaluate the performance of different sections or the department of an organization. ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, अच्छा एक चीज और है, डिपार्टमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कॉस्ट जनरेटिंग डिपार्टमेंट, और एक हो सकता है प्रॉफिट जनरेटिंग डिपार्टमेंट। सो जो डिपार्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करते हैं या रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट, और जो कोस्ट में एंगेज करते हैं, इट मींस दे डू नॉट जनरेट एनी प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कोस्ट डिपार्टमेंट या कोस्ट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट बोलते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो नॉर्मली क्या करता है, वो कोस्ट में एंगेज रहता है। ठीक है, सो कोस्ट डिपार्टमेंट और कोस्ट सेंटर बोल सकते हैं उसको। प्रॉफिट जनरेटिंग डिपार्टमेंट क्या होगा? जैसे सेल्स है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट जनरेटिंग डिपार्टमेंट और प्रॉफिट सेंटर। बट तुम्हारी बुक में हमें किस पे फोकस करना है? प्रॉफिट सेंटर्स पे और प्रॉफिट जनरेटिंग डिपार्टमेंट पे। क्लियर है? क्योंकि कॉस्ट वाला कंसेप्ट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टडी करते हैं। इसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। सो एडवांटेज या बेनिफिट जो अकाउंटिंग के, वो मोर देन वन है। इट मींस देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ अ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। फर्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। सो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर कर सकते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ए कैसा काम कर रहा है, डिपार्टमेंट बी कैसा काम कर रहा है। कैसा काम मतलब कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना बेनिफिट आ रहा है, कितने एम्प्लॉयज हैं। डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट। डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट मीन्स कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है वो इंट्रा डिपार्टमेंट प्लस इंटर डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। इंट्रा का मतलब विद इन डिपार्टमेंट बट डिफरेंट टाइम पीरियड, कि एक डिपार्टमेंट ने पिछले साल क्या किया था, इस साल क्या कर रहा है, और उससे पहले साल क्या किया होगा। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंट मीन्स वी आर
measuring the performance of one department or comparing the performance of one department with the another department. क्लियर है? इसको बोलते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस. कोई डाउट? हाँ या ना? नो सर. फिर आ जाता है प्लानिंग कंट्रोलिंग. सो थ्रू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वी कैन easily control the performance of each department relative to overall accounting procedure. अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो डिपार्टमेंटल ए है वो लेस प्रॉफिटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं उस पर अपने कम टाइम स्पेंड करूंगा. मैं ज्यादा टाइम किस पे करूंगा? जो ज्यादा बेनिफिट जनरेट कर रहा है. ठीक है. competitions through departmental accounting we can create a competitions between different department. हम बोलेंगे भाई वो डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा है तो आप कैसे, आप क्यों इतना कम सेल कर रहे हैं? जैसे अगर हम अमूल के एग्जांपल ले तो अमूल में हम बोल सकते हैं कि भाई आइसक्रीम की तो सेल इंक्रीज हो रही है पर जो हमारी दही की सेल है वो कम हो रही है, तो आप कुछ कीजिए. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिशन जनरेट कर सकते हैं. जस्टिफिकेशन ऑफ आउटले. So through departmental accounting, we justify the outlay or the proportion of outlay allocated to different department. So इसका क्या मतलब हुआ है कि भाई कैपिटल जो एक फर्म की 100 करोड़ है और वो 5 कैटेगरीज में डील करती है. So जो एक कैटेगरी सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी उसके लिए ज्यादा कैपिटल दे दिया जाएगा, जो उससे कम कर रही होगी उससे कम दे दिया जाएगा, या बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट उसके बेसिस पे लोकेट कर दिया जाएगा. सो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जस्टिफिकेशन ऑफ आउटले भी करता है. ठीक है. इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड ब्रांच अकाउंटिंग. सो डिपार्टमेंट क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स नहीं होते, सेपरेटेड नहीं होते, वो एक पार्टिकुलर प्लेस पे या अंडर अ सिंगल रूफ काम करते हैं. ठीक है. जैसे आप रिलायंस स्टोर में जाएंगे या रिलायंस डीजी में जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक गारमेंट का सेक्शन है, दूसरा फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं अंडर अ कॉमन रूफ. बट ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है? ब्रांच अकाउंटिंग में जो हमारी ब्रांच होती है वो डिस्पर्स होती है, सेपरेटेड होती है फ्रॉम द हेड ऑफिस, और वी कैन से द one branch may allocate at one place, another branch may allocate at another place. Clear है? Then need for allocation of expenditure. So जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कॉमन होते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, तो हम उसको एलोकेट करते हैं बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर ग्राउंड. जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर 5 डिपार्टमेंट है, तो हम 5 डिपार्टमेंट में उसकी कॉस्ट को एलोकेट करना होगा. बट ये जो कंसेप्ट है या ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम डजंट अराइज इन केस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग. सो ब्रांच अकाउंटिंग में ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती क्योंकि ब्रांच क्या होता है? सेपरेटेड होती है, डिस्पर्स होती है डिफरेंट लोकेशन पे. ठीक है. यस सर. अब इसके बाद मैं लास्ट उस पर आ रहा हूँ, methods of maintaining the books of account. So branch accounting branch accounting में क्या है? 2 सिस्टम होते हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांच होती है और एक इंडिपेंडेंट. सो डिपेंडेंट के केस में वो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते एक्सेप्ट द मेमोरेंडम अकाउंट. ठीक है. सो इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच दे डू नॉट मेंटेन और परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. all the activities related to accounting are performed by the head office. इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में हर ब्रांच अपना सेपरेट अकाउंट्स बनाती है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करती है. इसके बाद है अगर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की बात करें, सो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में 2 तरीके हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए. पहला, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स और द अकाउंटिंग बुक्स फॉर सेपरेट ब्रांच. इट मीन्स वी आर creating or maintaining a separate set of books for each department. ठीक है. सो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या है? पहला मेथड है कि हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करें फॉर ईच डिपार्टमेंट. दूसरा है वी कैन मेंटेन अ सिंगल बुक फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. क्लियर है? अब देखो कैसे. जो फर्स्ट वाला है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, इसमें क्या है कि हर डिपार्टमेंट के लिए हमने एक बुक्स बनाई. जैसे दे आर 3 डिपार्टमेंट्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन. वन इज
फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज बी, थर्ड वन इज सी। सो मैंने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट ए, बुक्स ऑफ अकाउंट बी, बुक्स ऑफ अकाउंट सी, इस तरीके से मेंटेन किया। ठीक है, सो ए की बुक्स में मैं क्या करूंगा, डिफरेंट हम लेजर्स बनाते हैं, परचेज, सेल्स, कैश, इस तरीके से बनाते हैं ना। हर डिपार्टमेंट का हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? Yes, हाँ sir. अब अकाउंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट इन वन बुक ओनली। सो इसमें क्या करते हैं हम, सिंगल लेजर और द सब्सिडरी बुक वी प्रिपेयर फॉर ऑल डिपार्टमेंट विद सेपरेट कॉलम फॉर ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने परचेज लेजर बनाया, ठीक है, सो परचेज लेजर बनाया, परचेज लेजर में क्या किया हमने, या परचेज बुक हमने प्रिपेयर की, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, इसके बाद क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स लिखा और उसको सब डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट A B C D। सो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक कॉमन बुक बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कॉलम क्रिएट कर देते हैं अलोंग विद द कॉलम ऑफ टोटल। सो हर डिपार्टमेंट का हमने कॉलम बनाया और उसके बाद एक टोटल का कॉलम बनाया। लास्ट में हम क्या करते हैं, उसका टोटल निकाल देते हैं, बट जो बैलेंस शीट होती है वो एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनती है। क्लियर है? सो ये क्या है, जब हम एक कॉमन बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मेट है, और जब सेपरेट बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या है, एक सेपरेट बुक बनेगी, उसका परचेज अकाउंट अलग होगा, उस डिपार्टमेंट का सेल्स अलग होगा, कैश अलग होगा, और जो बाकी अकाउंट्स है वो भी अलग होंगे। यहाँ पे किसी को डाउट? No, sir. अब आ जाते हैं और एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। सो जो हमारे एक्सपेंस और इनकम होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। सो जो हमारे डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आइटम होते हैं जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद ए पार्टिकुलर डिपार्टमेंट और दी ऑपरेशन। ठीक है, जैसे डायरेक्ट का क्या मतलब है कि डायरेक्ट का मतलब इस तरीके से है, जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें 5 डिपार्टमेंट्स है, 5 फ्लोर्स है, उसको 5 डिपार्टमेंट में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, और हर बिल्डिंग पर अलग अलग मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें पता चल जाएगा कि जो 5 फ्लोर्स है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, राइट? वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच डिपार्टमेंट इन दिस केस, हाँ या ना? Yes, sir. बट अगर एक सिंगल मीटर होगा फॉर होल बिल्डिंग, सो इस केस में क्या हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? No, sir. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है। इट मींस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सम पर्टिकुलर ग्राउंड और द इक्विटेबल ग्राउंड। जैसे आगे आएगा, सो दो तरीके हैं, एक जो डायरेक्टली एलोकेटेड है पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उन्हें पार्टिकुलर ग्राउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। या डायरेक्ट में भी कुछ ऐसी कॉस्ट हो सकती है जो कॉमन है फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, बट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन सम ग्राउंड। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल दिए, जैसे सेलिंग एक्सपेंस है। सो सेलिंग एक्सपेंस किस चीज पर राइज होता है, सेल पे। अगर सेल नहीं है तो सेलिंग एक्सपेंस नहीं होगा। सो अगर सेलिंग एक्सपेंस टोटल में दिया हुआ है तो हम उसको किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, सेल के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किस लिए करते हैं, सेल के लिए। अगर वो कॉमन दिया हुआ है, मतलब टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सेल। यहां तक क्लियर है? इसी तरीके से स्टोरेज कॉस्ट है, डिस्काउंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ये क्या है, सेल के बेसिस पे करेंगे। एक बार टेबल देखना है। कैरीज ऑन परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव। सो कैरीज ऑन परचेज मतलब परचेज से रिलेटेड है। सो अगर ये कॉमन दिया होगा तो हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, बताओ जरा। परचेज, राइट। Purchases. इसी तरीके से रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर टू बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। सो अगर आपका रेंट दिया हुआ है, रेट्स दिया हुआ है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट।
कि हर डिपार्टमेंट ने कितना एरिया बिल्डिंग का या फैक्ट्री का ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। उसके प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। लाइटिंग मतलब कितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है हर डिपार्टमेंट में, उसके बेसिस पे कर देंगे अगर टोटल अमाउंट दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन, रिपेयर ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग, इंश्योरेंस, प्रीमियम ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये किससे रिलेटेड है, एसेट्स की वैल्यू से। सो इसको एसेट्स के वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक, सो अगर स्टॉक का प्रीमियम करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसको एवरेज स्टॉक के बेसिस पे कर देंगे। ग्रुप इंश्योरेंस है, इट मीन्स आपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराया है, तो उसको वेजेस के बेसिस पे कर देंगे कि कितना वेजेस है डिपार्टमेंटल वाइज। पावर, हॉर्स पावर की हर डिपार्टमेंट ने कितना पावर कंज्यूम किया है। कैंटीन एक्सपेंस, लेबर वेलफेयर, इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हर डिपार्टमेंट में। सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर्स, सो वर्क मैनेजर्स ने कितना टाइम स्पेंड किया हर डिपार्टमेंट में, उसके बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। पीएफ, ईएसआई, ये क्या है, डायरेक्टली आपका सैलरी से लिंक होता है, वेजेस से लिंक होता है, ठीक है। 12% होता है कि आपको पीएफ में डिपॉजिट करना होता है। हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कि हर डिपार्टमेंट ने कितना एसी को कंज्यूम किया है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट। सो अगर ये एक्सपेंडिचर टोटल अमाउंट में दिए, मतलब कंसोलिडेट अमाउंट दिया हुआ है, डिवाइडेड नहीं है, तो उनको हम इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर, हाँ या ना। Yes, sir. अब टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट क्या हो सकते हैं, there are two types of department. First one is independent departments, second one is dependent departments. So independent departments वो डिपार्टमेंट है जिसकी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट होती है विद रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स क्या है, वो डिपार्टमेंट है जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। जैसे असेंबली डिपार्टमेंट होता है, सो असेंबली की जो डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, ठीक है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट पे, पैकेजिंग डिपार्टमेंट की डिपेंड करेगी असेंबलिंग डिपार्टमेंट पे। सो इस तरीके से डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स का जो एक्टिविटी है वो इंटरडिपेंडेंट होती है ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट। क्लियर। आप ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर अभी इसको स्किप कर देते हैं, अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज और है, मैंने ब्रांच में भी किया था कि अगर आपका स्टॉक है, स्टॉक मतलब आपने विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया है, चलो इसको आगे कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है इलस्ट्रेशन, 3 या 4 क्वेश्चन करने और वो हो जाएंगे, अभी उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। फर्स्ट है गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंटल ए टू बी एट, करना ही पड़ेगा पहले, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। सो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का क्या मतलब है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, एंड इट कैन बी ट्रांसफर एट इट्स कॉस्ट और द सेल वैल्यू। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, या तो कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा या सेल से ज्यादा वैल्यू पे करेगा। सेल्स से ज्यादा पे क्यों करते हैं वो मैं बता चुका हूँ ब्रांच अकाउंटिंग में, और कॉस्ट पे हमें मेंटेन करनी होती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसलिए कॉस्ट पे ट्रांसफर करते हैं। अब अगर आपने कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पे ट्रांसफर किया, इट मींस यू आर ट्रांसफरिंग द गुड्स एट लोडेड प्राइस और द इनवॉइस, देन इन दैट केस एक प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि जो तुम्हारे अनसोल्ड गुड्स हैं उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है हमें उसको एक्सक्लूड करना होता है क्योंकि वो रियलाइज्ड नहीं हुआ है। सो जो हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट है वो बोलता है कि ऑल पॉसिबल गेन्स को हमें इग्नोर करना होता है। सो वो जो प्रॉफिट का पोर्शन इंक्लूडेड होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में, हम उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं थ्रू दी स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो मैंने बताया था, याद है, कि जब भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड होता है तो उसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री होती है, याद है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व को इंक्रीज कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज उसका लायबिलिटी नेचर होता है या कैपिटल नेचर होता है, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? इसकी रिवर्स एंट्री हम पास करते हैं ओपनिंग स्टॉक के केस में, इस एक्सपेक्टेशन में कि भाई इस साल हमारा गुड्स सेल हो जाएगा तो हम अपने रिजर्व को कम कर देते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है।
Yes, sir. अब आ जाते हैं, सो ये एंट्री है। अगर अब मुझे ये निकालना है कि जो ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस मतलब जिसमें हमने और इनवॉइस पर सेल किया या ट्रांसफर किया फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट किया तो उसका सीधा फॉर्मूला है टोटल वैल्यू, जितनी वैल्यू है उस ट्रांसफर की, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सपोज करो वो 25 है तो 25 डिवाइड बाय द ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस मतलब 125, 100 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इससे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, हाँ या ना। अब इस पे इन्होंने क्वेश्चन भी दिया, देखते हैं। सो illustration number 1, goods are transferred from department A to B at a price of 25% above the cost. So cost अगर हम 100 मान लेते हैं तो किस प्राइस पर हमने इसको ट्रांसफर किया होगा, 125 पर, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. If closing stock of the department is 60,000, then compute the amount of stock reserve, कि हमें स्टॉक रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमारा अनसोल्ड अमाउंट ऑफ गुड्स कुछ रह गया है, तो उसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज हमें एक्सक्लूड करना होता है, क्योंकि हमें अपनी गुड्स जो ये स्टॉक वगैरह ये क्या होता है कॉस्ट पर शो करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज को इंक्लूड नहीं करते जब तक उसको अर्न ना कर लिया जाए। सो 60,000 प्राइस है, सो 60,000 क्या हो गया टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज 25% डिवाइड बाय टोटल प्राइस 125, तो 12,000 क्या है हमारा स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 12,000। क्लियर है, हाँ या ना। सर ये एंट्री भी करनी है? मैंने बताया है, याद तो रखोगे ना, बस एक चीज याद रख लेना, क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका गिवन है तो हमें स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, और स्टॉक रिजर्व में जब हम ट्रांसफर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट, तो वो क्या हो जाता है क्रेडिट हो जाता है, तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और दूसरा क्या है P&L अकाउंट, और इसकी रिवर्स एंट्री ओपनिंग स्टॉक में। बस ऐसे याद रखो, ठीक है। ठीक है एंट्री सर। बताना एक बार सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट फॉर द क्लोजिंग स्टॉक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये एग्जाम में आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन, Vansika Limited has 3 departments A, B, C. Following informations are supplied by these departments for the year ending 31st March 2020. Purchase, sales, selling price, stock and ठीक है, ये दिया हुआ है. You are required to prepare departmental trading account of Vansika Limited, assuming that the percentage of gross profit on turnover is same in each case. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज सेम है. अब देखो वेजेस है, तो वेजेस का क्या दिया हुआ है, सेपरेट अमाउंट दिया हुआ है फॉर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ए का दिया हुआ है 3 लाख, डिपार्टमेंट बी का 4 लाख, 6 का और सी का 6 लाख, मतलब यहाँ पे तो हमें क्लासिफाई करना ही नहीं है, एलोकेट नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एसेट्स वैल्यू, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि कुछ एक्सपेंडिचर क्या है कॉमन है सभी डिपार्टमेंट के लिए, तो उनको आपको एलोकेट करना होगा बेस्ड ऑन सम ग्राउंड, ठीक है। अब वो एक्सपेंस क्या है, द एक्सपेंस फॉर द पीरियड वर एज अंडर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 22,000, इलेक्ट्रिसिटी 18,000, रेंट एंड रेट्स 14,400 और डेप्रिसिएशन 24,000, सेलिंग एक्सपेंस 12,250। तो ये क्या है टोटल ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ है, पर आपको तो डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड करना है। तो मैंने बताया था ना वेलफेयर एक्सपेंस किस पर जाने चाहिए, देखो ये तुम्हारे पास क्या है ऑप्शन है, ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। वेलफेयर फॉर एम्प्लॉइज। जिसको चेक करना एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये बेसिस है, नीचे टोटल अमाउंट। सो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस किस पे जाएंगे, देखो ऊपर ऑप्शन क्या पॉसिबल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक चीज और, जो एक्सपेंडिचर है या जो आइटम है उसको एलोकेट करने के लिए एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं। किसी अकाउंटेंट के लिए क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि वो वेजेस को ले, ठीक है। ठीक है, जैसे कि वेजेस में क्या है कि इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे कि एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर आप वर्क कर रहे हो
तो आपका एजुकेशनल एक्सपेंडिचर ये होगा, अगर आप टॉप लेवल में हो तो और ज्यादा एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। इट मीन्स देयर आर मोर देन वन वे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर। इसके एक्सक्यूज मी बाद सर, जी सर फिर हमें अपनी अजम्पशन लिखनी पड़ेगी कि हम किसके बेसिस नहीं पे नहीं, डिवाइड कुछ नहीं कर। लिखना, कुछ नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद सर ऐसे आंसर अलग नहीं आ जाएगा? अरे अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं ना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे कर रहे हैं। ये तो मैंने ओके प्रैक्टिकल सर। लाइफ का आपको बताया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबिलिटी होती है। अभी तो जो कर रहे हैं वही फॉलो करने के साथ। सो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 22,000। इलेक्ट्रिसिटी, अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी है तो किस पर डिस्ट्रीब्यूट करें? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एसेट्स वैल्यू, नंबर लाइट ऑफ पॉइंट, लाइट पॉइंट्स, रेंट एंड रेट्स, ये किस पे जाना चाहिए? एरिया, क्लोजिंग एरिया, डेप्रिसिएशन, एसेट वैल्यू, लिंक देखना कि आइटम किससे रिलेटेड है। एसेट्स वैल्यू पे सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स। ठीक है। अगर रिटर्न दिया होता तो नेट सेल्स पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते। अब इसको चलो करते हैं क्वेश्चन को। पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा। सो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी तरीके से हम क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस उसमें फर्क ये होता है कि हर डिपार्टमेंट का हम सेपरेट कॉलम बना देते हैं और एक टोटल कॉलम भी बना सकते हैं और बनाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बनाया नहीं है। सो हमारा ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्या? परचेज। परचेज देख लेते हैं। सो परचेज का इन्होंने यूनिट दिया पर परचेज प्राइस नहीं दिया। टोटल परचेज दिया। टोटल परचेज कितना है? 9,59,000। ये 9,59,000 नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ये है 7,50,000। क्लियर है? इसको करेक्ट कर लेना। अमाउंट कितना है? 7,50,000। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे परचेज यूनिट के बेसिस पे। सो परचेज यूनिट कितना है? 10,000, 20,000, 30,000। तो अगर हम इसका रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1:2:3। 1:2:3। सो अगर ए को जाने तो कितना जाएगा? 1/6 ऑफ 7,50,000। कितना आया? 1,25,000। 1,25,000। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है इन्होंने टोटल भी गलत ही दिया हुआ है। $750, ठीक है। इसमें है ना कुछ प्रॉब्लम है टोटल में, बट इसी तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बी में करेंगे। बी का कितना होगा? 20/2/6, ठीक है, ऑफ जो भी अमाउंट होगा 750 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ या ना? यस सर, 2,50,000। हाँ, इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं वेजेस। नेक्स्ट आइटम क्या है? 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख। सो हमने इसको क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका और कोई कॉमन एक्सपेंड। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 60,000। कहाँ जाएगा ये? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड। क्रेडिट, ठीक है। सेल्स, वो भी क्रेडिट साइड में, तो उनके रिस्पेक्टिव सेल्स भी लिख दी। सो ये क्या था? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर थे जो डायरेक्टली हम एट्रीब्यूट या एसोसिएट कर सकते हैं उनके उनके डिपार्टमेंट के साथ। सो फिर हमने इसको टोटल किया, तो टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया डेबिट साइड से, तो रिजल्ट फिगर क्या आई? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 22,000 है। सो 22,000 डिवाइड, अब ये किस पे करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे। तो रेशियो क्या बनेगी? 3:4:4, यही बनेगी ना? सो 3/11 ऑफ 22,000 कितना आया? 6,000। 6,000। दूसरे का आएगा 8 और तीसरे का आएगा 8,000, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है 18,000 इलेक्ट्रिसिटी। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितने? 20, 32, 8। सो रेशियो बनाओ, इसका कितना आया? 20, 32। इसको 8 से डिवाइड, 8 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा। 4, 5 से 20, 5:2। ठीक है। तो इस 5:8:2। कितना आया देखो? 5:8:2।
सो 582 यह है ना 10 इट मीन्स 5/15 1/3 सो 18,000 का 1/3 कहाँ चला जाएगा ए में कितना है 6,000 ठीक है Yes, sir. इसी तरीके से बी में एलोकेट किया इसी तरीके से सी में एलोकेट किया फिर डेप्रिसिएशन सॉरी रेंट्स एंड रेट्स 14,400 कितना आया Assets value पे 5:4:3. ठीक है 5:4:3 सो एक सेकेंड इसका रेशियो देख लेते कितना है ये हो गया हमारा 5/12 सो 5/12 ऑफ 14,400 ए के लिए आ जाएगा 10,000 बी के लिए 8,000 सी के लिए 6,000 ठीक है अब सेलिंग एक्सपेंस कितना है 12,250 उसको डिवाइड करना है 68:87:90 रेशियो कर लेंगे Yes, sir. फिर उसके बाद हमने टोटल कर दिया टोटल करने के बाद जो भी साइड ग्रेटर देन होगी दूसरी साइड से उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन रिजल्ट फिगर विल नोन एज नेट प्रॉफिट और वाइस वर्सा ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं sir. सो अभी क्या करते हैं अभी मीटिंग को एंड करना पड़ेगा फिर 9 मिनट बाद मतलब 11:50 से स्टार्ट होगी इतने 9 मिनट आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे नेक्स्ट वन 10 वन ठीक है और मुझे बताओगे कि कुछ प्रॉब्लम आया या नहीं आया इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट ठीक है Sir, और कुछ नहीं करना हमें इस चैप्टर में नहीं इसके Exam बाद के लिए. एक और क्वेश्चन है बस ठीक है सर. ठीक है मैं एक पीडीएफ भेजता हूँ सो इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको करनी है फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वो मैं कराऊंगा और सर थ्योरी के वही वाले क्वेश्चंस करने हैं जो पीडीएफ आया ग्रुप में. मैंने चेक ही नहीं किया अगर उन्होंने कुछ भेजा है तो वो एनालाइज करके ही भेजा हो ठीक है ठीक है सर. सर और लीव भी बताएंगे क्या सॉरी लीव अकाउंटिंग लीज के लिए मैंने बोला था मनीष को वीडियो बनाने के लिए मैं एक बार पूछ लेता हूँ सर लेकिन डिपार्टमेंटल और लीज में तो चॉइस है ना. अभी ये कर लेते हैं ना वीडियो को लंबा नहीं करते हैं पहले एक काम करते हैं कि आप इलस्ट्रेशन सर। नंबर 10 कर लो सर हाँ सर वो एक बार समझ नहीं आई वो अमाउंट कैसे आएगी डिवाइड करके देखो ये 22,000 दिया हुआ है ठीक है टोटल एक्सपेंस वेलफेयर एक्सपेंस सो ऊपर एक टेबल है इसको एक बार पढ़ना ठीक है कि इस बेसिस पे हम जो कॉमन एक्सपेंडिचर होता है कॉमन का मतलब होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ है पर उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है सो ये क्या है नेचर ऑफ एक्सपेंस है मतलब ये एक्सपेंस हो सकते हैं ये उसके बेसिस है कि इस बेसिस पे उसको डिवाइड करना है अब डिवाइड कैसे कर रहे हैं देखो कि सपोज करो ये 22 इलेक्ट्रिसिटी ले इलेक्ट्रिसिटी कितना है हमारा 18,000 है टोटल एक्सपेंडिचर वो 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी ठीक है 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है सो इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितना है ए में 20 है बी में 32 है सी में 8 है सो इसका हम रेशियो बना सकते हैं या नहीं यस सर सो रेशियो क्या होगा 20:32:8 सो रेशियो अब मेरे को इसका डिवाइड करना है ए के लिए तो ए के लिए क्या होगा 20/60 यही होगा ना टोटल कितना हो गया इनका 20 + 32 52 प्लस 18,000 प्लस 8 सो 60 हो गया सो 20/60 मल्टीप्लाई बाय 18,000 तो ए में कितना जाएगा देखो जरा 20/6 मीन्स 1/3 ऑफ 18,000 कितना आया 36,000 अच्छा 18,000 का 1/3 36,000 आ गया नहीं 1/3 नहीं 6,000 सो 6,000 देखो यह आ गया इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है इसी तरीके से 32 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 18,000 बी के लिए कितना आया मोबाइल में करो 32 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आया सर ये वाली कौन सी बुक है. JR मुंगा